नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि किसी आपराधिक मामले में वो कौन कौन से न्यायिक अफसर हैं जो किसी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इन क्रिमिनल केसेस हु आर दोज जुडिशियल ऑफिसर हु कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। तो फ्रेंड्स, अगले स्लाइड पर चलते हैं और इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस या अपराध के संज्ञान को समझने के लिए हमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 190 को देखना पड़ेगा और आपके समक्ष ये सेक्शन आ रहा है। तो सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, लेकिन मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सीजीएम, अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर्ड कर रखा है तभी मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। वो किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं 3 कंडीशन पे। या तो कंप्लेंट फाइल किया है किसी ने अंडर सेक्शन 2D आउट ऑफ फैक्ट, ठीक है, या जो फाइलिंग होती है सेक्शन 200 में है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, और कंप्लेंट क्या है वो सेक्शन 2D में दी हुई है, तो उस पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। दूसरा, या तो किसी ने पुलिस रिपोर्ट फाइल कर रखी है अंडर सेक्शन 2R में, पुलिस रिपोर्ट यानी पुलिस को लगा और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये फाइल किया कि फला फला घटना घटी है, और जो रिपोर्ट उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फाइल की है सेक्शन 173(2) में पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। जब अन्वेषण समाप्त हो जाता है उसके बाद जो है पुलिस रिपोर्ट जब सबमिट करती है मजिस्ट्रेट को, तो वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है और उस पर मजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने का, ठीक। और तीसरा है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज, यानी कि स्यू मोटो। स्यू मोटो याद रखिएगा फ्रेंड कि स्यू मोटो जैसे हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिक्शन है, क्रिमिनल मैटर में हाई कोर्ट के पास है 482 482 में है, और उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एपेक्स कोर्ट के पास है स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेने का, ठीक है। तो इसी तरह से मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है स्यू मोटो किसी अपराध का संज्ञान लेने का, या तो किसी इंफॉर्मेशन कहीं से मिला हुआ है अनजान व्यक्ति से, या अपने नॉलेज से उन नॉलेज से वो ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए द यूज ऑफ द वर्ड मे है, याद रखिएगा यहाँ पर शैल नहीं है, मे है, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो ले और चाहे न ले, ठीक है। तो डज नॉट मेक इट ऑप्शनल फॉर द मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट विच प्रेफेस डिस्क्लोजर एन ऑफेंस कमिटेड बाय सर्टेन पर्सन। वैसे तो मे का ऑप्शन यहाँ पर ये है कि वो मजिस्ट्रेट जो है डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे लेना चाहे चाहे न लेना चाहे, मर्जी उनकी है। लेकिन अगर किसी ने कंप्लेंट फाइल कर रखी है सेक्शन 200 में, ठीक है, या 2D को करते हुए सेक्शन 200 में कंप्लेंट फाइल की हुई है और प्रेफेस केस लग रहा है कि हाँ अपराध घटित हुई है, तो फिर मजिस्ट्रेट को जो है बाउंड है, उन्हें कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा, ठीक। अब प्रेफेस का मतलब क्या है, तो उसको आप देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि डेट इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश, यानी कि उपयुक्त साक्ष्य या फैक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आया हुआ है जिससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं जो है कोई अपराध हुई है, जब तक कि उस फैक्ट को डिनाई न किया जाए, ठीक है। यानी कि जो कंप्लेंट फाइल की गई उसमें कुछ साक्ष्य लगाई गई है, उस साक्ष्य के आधार पर पूरा संभावना लग रहा है प्रथम दृष्टया कि अपराध घटित हुआ है, जो फैक्ट उसमें मेंशन की गई कंप्लेंट में, उसके आधार पे जो है वो कॉग्निजेंस लेना उनके लिए मस्ट हो जाएगा जब प्रेफेस दिख रहा है तो, ठीक है। तब तक जब तक कि उस फैक्ट को डिनाई न कर दिया जाए, ठीक। अब आइए टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है। तो कॉग्निजेंस का मतलब सीधे सीधे होता है जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ द माइंड ऑफ द मजिस्ट्रेट टू द फैक्ट ऑफ द कंप्लेंट विद अ व्यू टू टेकिंग फर्दर एक्शन, ठीक। इसका मतलब कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि जब कंप्लेंट उनके समक्ष आता है, चाहे पुलिस रिपोर्ट पे हो, चाहे कंप्लेंट पे हो, या अदर इंफॉर्मेशन या आपके स्यू मोटो पे हो,
और उनको ये लग रहा है कि कुछ ऐसे फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस जो कंप्लेंट में आई हुई है उससे लग रहा है कि प्राइम फेसियल कोई अपराध घटित हुई है और जो आरोपित व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना जरूरी है। ठीक है, और जब मजिस्ट्रेट उस लीगल एक्शन के अंतर्गत जब अक्यूज के खिलाफ इशू प्रोसेस करते हैं यानी समन या वारंट इशू करते हैं तो ये माना जाता है कि मजिस्ट्रेट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, जिससे कि जो अपराध घटित हुई है और जिसने अपराध किया है उसको सही ढंग से पूरा विधिवत ट्रायल चला करके उसको सजा दिया जाए, जिससे कि समाज में एक उदाहरण पेश हो कि कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है या गलत काम करता है तो उसे क्षमा नहीं किया जाएगा, उसे क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत उससे सजा दी जाएगी। ठीक, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। इस तरह से सेक्शन 190 जो है ये कंटेम्पलेट करता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो किसी अपराध का संज्ञान इसलिए लेते हैं कि जो भी कंप्लेंट में एलिगेशन या आरोप लगाई गई है उसकी सत्यता की परख की जा सके। यानी कि जो आरोप लगाई गई है, चाहे पुलिस रिपोर्ट हो, चाहे कंप्लेंट हो या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कितना सच है और कितना गलत है, इसकी सत्यता जानने के लिए ही जिस पर आरोप लगाया गया है उसको इशू प्रोसेस करके बुलाया जाता है और उसके खिलाफ जितने भी आरोप लगे हैं उससे उसको साबित कराया जाता है और अगर वो सही पाया जाता है तो फिर उस अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दी जाती है और गलत पाया जाता है तो वो अक्विटल हो जाता है। यानी कि सत्यता जानने के लिए कि जो आरोप लगाई गई है किसी व्यक्ति पर उसकी कितनी सत्यता है इसको जानने के लिए ही सेक्शन 190 जो है कॉग्निजेंस लेने का पावर मजिस्ट्रेट को देते हैं। ठीक, एक केस है अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया हुआ है कि AR अंतुले यानी अब्दुल रहमान अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में अपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया है कि सेक्शन 190 जो है वो मजिस्ट्रेट को एक पावर देता है कि किसी भी अपराध का संज्ञान ले सके। ठीक, और किस तरह से, जैसा प्रेस्क्राइब मैनर सेक्शन 190 से लेकर के 199 तक में हेडिंग है कंडीशन रिक्विजिट्स फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें का जिक्र किया हुआ है चैप्टर 14 में। उस अनुसार जो है मजिस्ट्रेट को जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू टेक कॉग्निजेंस ऑन अ कंप्लेंट। कोई भी कंप्लेंट फाइल होती है तो कोई जरूरी नहीं है कि आते ही तुरंत वो कॉग्निजेंस ले ले। वो चाहे तो अगर कंप्लेंट में सफिशिएंट फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस या एविडेंसेस नहीं है तो वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 156(3) यानी 156(3) में पुलिस को डायरेक्ट कर सकते हैं कि इस मैटर को पहले इन्वेस्टिगेट करिए और सफिशिएंट एविडेंस को इकट्ठा करिए, क्योंकि कंप्लेंट जो लिखी गई है उसमें सफिशिएंट एविडेंस नहीं है। या 202 में यानी सेक्शन 202 में वो खुद मजिस्ट्रेट को लगता है तो खुद ही जो है मैटर को इंक्वायर कर सकते हैं और जब उन्हें लगता है कि इंक्वायरी करने के बाद भी कुछ एविडेंसेस शेष रह गया है यानी उनके पास नहीं है तो वो पुलिस को उतने शेष पोर्शन के लिए यानी रिमेनिंग पोर्शन के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं कि इससे संबंधित एविडेंस को कलेक्ट करके मेरे साथ पेश करो। ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट के पास दो पावर है जो कंप्लेंट आता है, या तो 156(3) में डायरेक्ट कर देंगे पूरा मैटर इन्वेस्टिगेट करो, या 202 में कहेंगे पार्ट मैटर को इन्वेस्टिगेट करो और उससे संबंधित जितने एविडेंसेस हो सकते हैं उसको कलेक्ट करके मेरे पास दो, जिससे कि हम आगे जो है इस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। कुछ मजिस्ट्रेट ऐसे भी होते हैं जिनको ये कॉग्निजेंस लेने का पावर नहीं होता है और सेक्शन 460E में ये बात मेंशन की गई है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड नहीं है, जैसे मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है और ही नॉट सो एम्पावर्ड बाय द हाई कोर्ट, और वो कॉग्निजेंस अगर ले लेते हैं सेक्शन 191A यानी कंप्लेंट और 1B यानी पुलिस रिपोर्ट पे, तो बड़ी एरनेस्ट क्यों ना हो और गुड फेथ लिया गया हो, लेकिन ऐसा जो प्रोसेस है दैट विल नॉट विटिएट द मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग और वॉइड नहीं हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसे कोई मजिस्ट्रेट है जिन्होंने 191C यानी कि सुमोटो या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम
आउटसाइडर या सेल्फ नॉलेज के आधार पर कोई कॉग्निजेंस ले लिया है तो ऐसा प्रोसीडिंग जो है वो वॉइड एंड विकेटेड हो जाएगा, यानी कि ऐसा प्रोसीडिंग नल एंड वॉइड हो जाएगा एंड दैट इज नीड टू बी सेट असाइड, ठीक है, अंडर सेक्शन 461 के अंतर्गत। अब देखते हैं कॉग्निजेबल ऑर्डर्स, मतलब मजिस्ट्रेट के वो कौन कौन से ऑर्डर होते हैं जैसे हम कहेंगे कि हाँ मजिस्ट्रेट हैज टेकन द कॉग्निजेंस, ठीक, जैसे कि ऑर्डर टू स्टार्ट प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 200 एंड 202 ऑफ CRPC, जैसे कोई कंप्लेंट ने कंप्लेंट फाइल किया अंडर सेक्शन 200 में और एग्जामिनिंग द पार्ट ऑफ द मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन फॉर बाय द पुलिस अंडर सेक्शन 202, यानी 56(3) में पूरे मैटर का इन्वेस्टिगेशन करना होता है और 202 में कुछ पार्ट ऑफ द कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो ऐसा कोई आदेश दिया जिसका मतलब है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रोसेस, उन्होंने देखा 200 में सफिशिएंट एविडेंस है, प्राइम फेसी केस बन रहा है और तुरंत उन्होंने जिस पर आरोप लगा हुआ है आरोपित व्यक्ति के खिलाफ समन या वारंट इशू कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्जशीट या कंप्लेंट। चार्जशीट यानी सेक्शन 173 में पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से आया हुआ है। नेक्स्ट है टेक ऑफ जुडिशियल नोटिस ऑफ द चार्जशीट सबमिटेड, जो भी चार्जशीट पुलिस ने सबमिट किया है उस पर उन्होंने जुडिशियल नोटिस इशू कर दी है, ठीक, या ऑर्डर टू पे कॉपीज ऑफ अक्यूजेशन एंड टू फर्निश टू द अक्यूज्ड, या आदेश कर दिया है कि इस कॉपी तैयार किया जाए जिससे कि आरोपित व्यक्ति को दिया जा सके, ये भी कॉग्निजेंस होता है। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस कैन बी टेकन इवन ऑन इलीगल इन्वेस्टिगेशन, मान लीजिए कोई ऐसा अन्वेषण है जो गैर कानूनी था तो फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173(8) के अंदर अगर मजिस्ट्रेट पास कर देते हैं कि भाई अभी जो किया है ये इलीगल था, अब इसको सही ढंग से करो और उसी इन्वेस्टिगेशन आगे कंटिन्यू करने कहते हैं, यानी फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173(8) ऐसे कोई आदेश पारित करते हैं तो भी माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, ठीक। अब देखिए कौन कौन से आदेश हैं जो कि कॉग्निजेंस का ऑर्डर नहीं माना जाएगा। पहला, फॉलोइंग आर नॉट कॉग्निजेबल ऑर्डर, जैसे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 56(3) के अंदर अगर कोई आदेश देते हैं तो ये कॉग्निजेंस माना नहीं जाएगा, दिस इज नॉट कॉग्निजेबल ऑर्डर, ठीक। सेकंड है इशूइंग अ सर्च वारंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है मैटर को, अब वो जो है अक्यूज को सर्च करना है, उसके घर को सर्च करना है, तो सर्च वारंट इशू कर देते हैं, तो ये इशू ऑफ सर्च वारंट इज ऑल्सो नॉट अ कॉग्निजेबल ऑर्डर। तीसरा, पासिंग अ बेल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, आरोपित व्यक्ति के पक्ष में बेल ऑर्डर पास कर दिया जाता है क्योंकि मजिस्ट्रेट लग रहा है कि जो आरोपित व्यक्ति है वो कहीं से भी नहीं लग रहा है, संदेहास्पद भी नहीं लग रहा है कि वो किसी अपराध में शामिल होगा या उसने अपराध की होगी, ठीक। चौथा है ग्रांटिंग रिमांड अंडर सेक्शन 167(2) में, जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है तो 167(2) मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो रिमांड पे भेज देते हैं, या पुलिस रिमांड या जुडिशियल कस्टडी में, ठीक, 167(2) में, तो वो भी कॉग्निजेबल ऑर्डर नहीं माना जाता। पांचवा है मजिस्ट्रेट ने किसी ग्रेन यानी खाद्य सामग्री है उसको सीज करने का आदेश दे रखा है तो ये भी आदेश कॉग्निजेबल ऑर्डर में नहीं माना जाएगा। और सेकंड जुडिशियल ऑफिसर है यानी कोर्ट ऑफ सेशन यानी सत्र न्यायाधीश, जिनको ये ऑथराइज किया गया है CRPC के अंदर सेक्शन 193 में कि वो भी किसी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं, लेकिन विथ रिस्ट्रिक्शन के साथ, जिसमें देखिए स्टार्टिंग लिखा हुआ है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कोड, यानी CRPC में जो प्रावधान दी हुई है जब तक उसमें प्रोवाइड न दिया गया हो कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते हैं, ठीक। और बाय एनी अदर लॉ मतलब आउटसाइड इंडियन पैनल कोड, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन करप्शन एक्ट या ऐसे कोई और माइनर क्रिमिनल एक्ट है तो उसमें अगर ऐसा एक्सप्रेस प्रोवाइड किया हुआ है तभी जो है कोर्ट ऑफ सेशन किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस संज्ञान लेते हैं, अदरवाइज वो संज्ञान नहीं लेते हैं। यूजुअली मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ही किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेते हैं और फिर सारे एविडेंस कलेक्ट करने के बाद वो कमिट कर देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन को और वो ट्रायल कंडक्ट करते हैं, ठीक। जैसा कि CRPC का शेड्यूल 1 में दिया हुआ है, तो जिस ऑफेंस का कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन होगा उसी को कमिट किया जाता है, वरना मजिस्ट्रेट यूजुअली सारे केसेस को वो खुद ही ट्रायल करते हैं। सेक्शन 194 ये कहता है कि कोई भी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज शैल ऑल्सो ट्राई द केसेस एज सेशन जज, सत्र न्यायाधीश की तरह वो किसी भी केस का ट्रायल कर सकते हैं
कमिटेड बाय द मजिस्ट्रेट, ठीक है, जैसा कि जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उनके पास ट्रायल के लिए भेजा गया हो एज डायरेक्टेड बाय द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी उच्च न्यायालय ने अगर डायरेक्शन दे रखा है तो एडिशनल सेशन जज या सेशन जज भी किसी भी केस को सेशन जज की तरह ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अब सेक्शन 193 इस तरह से देखा जाए तो प्रोवाइड्स सच कोर्ट में ऑल्सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंसेस एज एम्पावर्ड बाय अंडर सेक्शन 199(2). यूजली आप देखेंगे सीआरपीसी में एक ही सेक्शन है, सेक्शन 199(2), जो प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर और अदर पब्लिक सर्वेंट की मानहानि से संबंधित अगर मामले आते हैं तभी जो है कोर्ट ऑफ सेशन उस मामले को ट्राई करते हैं, उनके कॉग्निजेंस लेते हैं। ठीक है, बस प्रोवाइडेड क्या है कि ऐसा कंप्लेंट, डिफेमेशन कंप्लेंट शुड बी फाइल्ड डायरेक्टली इन द कोर्ट ऑफ सच कोर्ट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज अ कंप्लेनेंट। ठीक, या ऐसा कोई मामला हो जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से मैटर है, या पीएनसी मतलब प्रिवेंशन करप्शन एक्ट से संबंधित कोई अपराध है, तो अगर उसकी कंप्लेंट डायरेक्ट पब्लिक सर्वेंट फाइल करते हैं तभी जो है कोर्ट ऑफ सेशन उस अपराध या कंप्लेंट में लिखे फैक्ट के आधार पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। या मैटर कमिटेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। बस ये दो प्रकार ही हैं जहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन किसी अपराध का संज्ञान या कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रश्न, उसके सॉल्यूशन, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।